तो हाँ दोस्तों नमस्कार। आप जैसा कि जानते हैं यूपीपी की वैकेंसी आ गई है 2024 के लिए। आपके पास लगभग 1 महीने है, लगभग। और 1 महीने दोस्तों हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो कि 1 महीने कम है, लेकिन हम आपको बता दें 1 महीने पर्याप्त है। प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप तैयारी करेंगे 1 मंथ इज सफिशियंट। अब करना क्या है, यूपीपी की वैकेंसी है तो आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स डराना शुरू कर चुके होंगे, फटाफट आइए उनका कोर्स परचेज कर लीजिए, ऐसा वैसा। हम आपकी तैयारी पूरी करा देंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ी मिथ है, यूपीपी बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस देखना है। और सिलेबस भी देखने से पहले हम आपको कहेंगे कि पुराने प्रश्न पत्रों को उठा लीजिए। आप जैसे आप पुराने ओल्ड पेपर्स उठाएंगे, आप देखेंगे गणित में बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला डर आप विद्यार्थी लोग गणित से डरते हो। सवाल का पैटर्न होता है 2 × 3 - 4 / 5 ऐसा। इसका आंसर दीजिए, सरलीकरण का। एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग थोड़ा स्टैंडर्ड होता है लेकिन क्वेश्चन छोटे होते हैं। स्मार्टली देते हैं उनको लेकिन क्वेश्चन छोटे होते हैं, आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया। आप सिर्फ लूसेंट की बुक उठाओ, ईमानदारी से उसको 10-15 दिन के अंदर पढ़ा के रिवीजन करके अच्छे से 1 महीने के अंदर कुल मिला के लूसेंट की बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। हाँ, उसमें ध्यान रखना है कि सिलेबस देखो। आप अपने सिलेबस में जो टॉपिक गिवन है लूसेंट से चिन्ह लगा के उसको पढ़ डालो। ज्यादा कुछ नहीं करना है। सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट की बुक पढ़ लेना है। मैथ के लिए SD यादव की एक मैथ आती है, उस बुक को आप 1 महीने के अंदर जितना प्रैक्टिस वगैरह लगा लो, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है। और बाकी चीजें आपके नेचुरल टेस्ट पे है। पुलिस से रिलेटेड विशेष जो ज्ञान पूछा जाता है वो सब आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष, करंट अफेयर्स, ये सब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। इसका मतलब है सही रणनीति बनाएंगे तो आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते। और अगर आपको लगता है कि घर में डिस्टरबेंस है तो ओम कोचिंग का द्वार आपके लिए खुला हुआ है। यहाँ आइए, आपको पूरा माहौल मिलेगा पढ़ाई लिखाई का, शुरू से लेके अंत तक। आप उसपे आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। हमारा प्रयास है कि आपके संघर्ष से सफलता तक का साथ देंगे। जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं और जब तक आप सफल नहीं हो जाते, वहां तक का साथ रहेगा। तो अब हम लोग, अभी देखिए 9 बज रहा है, सॉरी हाँ, कोचिंग का शेड्यूल समझ लीजिए बच्चों। कोचिंग का शेड्यूल है सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक कड़ी मेहनत करवाई जाएगी। सुबह 7 से 8 पॉलिटी चलेगी और 8 से 9 मैथ और रीजनिंग चलेगा। और 9 से 12 में स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शन चलेंगे। 8 से 9 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और 9 से 10 में मैथ और रीजनिंग, 10 से 12 में करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, और भी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें, यूपी स्पेशल हो गया, जो भी चीजें बच रही हैं सिलेबस में, धीरे धीरे आपको क्रमवार बताते रहेंगे हम। और 7 से 8 में पॉलिटी हो गया। इस प्रकार से मेजर सेगमेंट, सारे सेगमेंट आपको विदिन 1 मंथ सब कंप्लीट कराए जाएंगे। तो निसंदेह 5 आवर्स की स्टडी अगर आपने कोचिंग में अच्छे से कर लिया यहां पर आके, तो शेष बचे घंटे में आप 2-4 घंटे भी अगर आप घर पे दे देते हो, आपका पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा। तो इसलिए जुट जाइए बच्चों, बिल्कुल हिरासने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त समय है। दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पास टाइम कम है। तो आइए हम लोग अब मैथमेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपका जो सिलेबस है उसको बाद में बता के हम देखते हैं। पहला चैप्टर उसमें संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम है। तो हम सबसे पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम पढ़ते समय
पॉज कहाँ से होगा? पॉज कहाँ से होगा? वहीं पे ऊपर स्टॉप कर दीजिए। डबल लाइन है सर, वही। चलिए हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थीगण लिखें, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। फटाफट लिखेंगे, सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आप सब जानते हैं, जो भी नंबर्स को हम लोग आए दिन गणना में यूज करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। गणना वाली संख्याएं, गणना करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हम नंबर लाइन पे इसको ड्रा करें, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4, और इसका एंड नहीं होता, अनंत तक जाती है। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, आप नहीं बता सकते। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। तो नेचुरल नंबर्स के सेट को n से दिखाते हैं, n इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। देखिए प्राकृतिक संख्या में एक कमी रह गई थी, कुछ नहीं अर्थात जीरो को शामिल नहीं किया गया। पूर्ण संख्याओं में क्या किया गया है? जीरो को भी शामिल कर लिया गया। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल करते हैं तो संख्याओं का जो सेट बनता है वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम बता नहीं सकते। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। और यहां पर अगर हम होल नंबर्स के सेट को दिखाएं, 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। देखिए पूर्णांक में हम डायरेक्शन को भी दिखाते हैं। जैसे हम कुछ स्टेप पूर्व में गए, कुछ स्टेप पश्चिम में गए, कुछ स्टेप ऊपर गए, कुछ स्टेप नीचे गए, तो यहाँ डायरेक्शन वाली बात भी आ जाती है। अगर हम पूर्व को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं तो पश्चिम को हम माइनस ले लेते हैं, अपर डायरेक्शन को प्लस तो लोअर डायरेक्शन को नीचे। अगर डायरेक्शन सहित हम बात करते हैं तो वही हम लोग प्लस और माइनस लगा देते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन को शामिल करते हैं तो हमें चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है, प्लस और माइनस। अक्सर हमने देखा प्राकृतिक संख्याओं में प्लस माइनस की बात नहीं हुई, पूर्ण संख्याओं में नहीं हुई। इस कमी को दूर किया पूर्णांक ने, चिन्ह सहित चीजों को बताया। तो अगर हम पूर्णांकों को आई से दिखाएं या जेड से दिखाएं, इसमें शून्य पूर्णांक शामिल होता है। धनात्मक दिशा को हम प्लस से दिखाते हैं, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। और इधर -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्णांक को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक होता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक यानी जीरो इंटीजर में सिर्फ 0 आएगा। एक होगा धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में क्या आएगा? +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। एक होगा ऋण पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। इसमें क्या शामिल होगा? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब आपको ध्यान देने वाली बात है
कभी कभी अब बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि कौन पूर्णांक बड़ा है कौन छोटा है। बहुत ही इजी स्टेप है। आप नंबर लाइन खींचिए मन ही मन और उसमें बीच में 0 रखिए, +1 +2 +3 +4 ऐसे लगा दीजिए। इधर -1 -2 -3 इधर सजा दीजिए। अब आपसे पूछा जाता है कौन पूर्णांक बड़ा कौन छोटा। तो आप जब भी नंबर लाइन पे बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं, तो संख्याएं बढ़ती हैं, बढ़ता क्रम। इसका मतलब ये हुआ संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पे जो संख्याएं दाहिनी तरफ होंगी वो बड़ी होती हैं, जो संख्याएं छोटी दाहिनी तरफ बाईं तरफ होती है वो छोटी होती है। अब आप बताइए, सारे के सारे धन पूर्णांक शून्य के बाईं तरफ है, इसका मतलब सारे धन पूर्णांक शून्य से बड़े हैं, सारे धन पूर्णांक ऋण पूर्णांकों से बड़े हैं, शून्य सारे ऋण पूर्णांकों से बड़ा है। अब हम बात करें +2 बड़ा है, +3 दाहिनी तरफ कौन है +3, इसलिए +3 +2 से बड़ा है। अब हम बात करें +3 बड़ा है कि -3, तो +3 बड़ा है। +3 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो +3 बड़ा है, क्योंकि +3 दाहिनी तरफ है। तो जो संख्याएं दाहिनी तरफ होंगी वो बड़ी होंगी। -3 बड़ा है या -4, तो -3 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि -3 दाहिनी तरफ है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जो नंबर लाइन पे जो संख्याएं दाहिनी तरफ होंगी वो संख्याएं बड़ी होंगी। तो आपने पूर्णांकों को जाना, 3 तरह के पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। समय समय पर इन सबकी जरूरत पड़ेगी आगे। नेक्स्ट संख्याओं में आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या है? देखिए, जब हम किसी संख्या को भिन्न के रूप में लिखते हैं, अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में, शर्त क्या होना चाहिए? किसी संख्या को हम लिख रहे हैं P/Q के फॉर्मेट में। शर्त यह है, P मतलब अंश हो गया न्यूमरेटर, Q मतलब हर हो गया डिनोमिनेटर। किसी संख्या को अंश और हर के रूप में लिखा जा रहा है, शर्त यह है कि जो हर है अर्थात Q वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। P कुछ भी हो सकता है, और P और Q क्या हो सकते हैं? दोनों इंटीजर हो सकते हैं। किसी संख्या को यदि हम P और Q के रूप में लिखें, P/Q, जहां P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक हो, हर अर्थात Q शून्य पूर्णांक ना हो, ऐसी समस्त संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2/3, -2/3, -3/2, -100/400, कुछ भी आप लिख दे रहे हैं। अब आपने जैसे लिख दिया 5/0, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये सारी की सारी परिमेय संख्या है। एक ही शर्त है कि नीचे शून्य पूर्णांक नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऐसा लिख दिया होता 0/5 परिमेय संख्या, तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ऊपर के लिए कंडीशन नहीं बताया गया, नीचे के लिए बताया गया। नीचे कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। इन सारी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन आता है, पाई परिमेय है या अपरिमेय? पूछा जाता है पाई परिमेय है या अपरिमेय। हम लोगों को रटा दिया गया है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इस आधार पे पाई परिमेय है। ये बात सच नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। ये हम लोग न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए ऐसा मान लेते हैं, पाई की लगभग वैल्यू 22/7 है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं। पाई को कभी भी अंश और हर के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, तो पाई अपरिमेय संख्या है। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। तो हमने कुछ नंबर्स के बारे में जाना। क्या? सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। अब हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। अपरिमेय संख्या irrational numbers। What is irrational numbers? ऐसी संख्या जिनको आप परिमेय संख्याओं के रूप में ना व्यक्त कर सको उनको अपरिमेय कहेंगे। जिन संख्याओं को आप परिमेय के रूप में ना व्यक्त कर सके, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ऐसी बहुत सारी संख्याएं जिनको हम परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब हुआ कि हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को कंबाइंड कर दें। अगर परिमेय और अपरिमेय का अगर हम कंबाइंड रूप देखें तो जो संख्या प्राप्त होगी उसको कहेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या मतलब जिन संख्याओं का अस्तित्व है, जो जिन संख्याओं को व्यक्त किया जा सकता है, लिखा पढ़ा जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिसका कुछ मान होता है, जिसकी कुछ अपनी वैल्यू होती है, उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय अगर हम दोनों को मिला दें, परिमेय प्लस अपरिमेय, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मिला के क्या हो गया? वास्तविक संख्या। आइए आगे देखते हैं। ये रही कुछ संख्याएं। अब इसी में आगे देखिए, सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं, इवन नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से विभाजित। जो भी संख्याएं 2 से कट जाएं, जो भी संख्याएं 2 से कट जाती हैं उनको कहते हैं सम संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि 2 से कट जाएंगी। 2 से कटने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। नेक्स्ट है विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए इन संख्याओं को विषम संख्याएं कहते। तो हम लोग संख्याओं के क्रम में आगे देख रहे हैं। 3 तरह की और संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं में हमने देखा कि ऐसी संख्याएं जो अपने एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए वो भाज्य है। जैसे आपने लिया 4,
4 देख रहे हैं, 1 और 4 के अलावा 2 से भी कट जाएगा। जैसे संख्या लिया 6 है, 1 और 6 के अलावा अन्य संख्या 2 और 3 से भी कट रहा है। इसलिए इस तरह की संख्याएं जो है भाज्य संख्या, जैसे लिया 9 देखेंगे तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याओं में हमने बताया कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा और किसी से ना कटें। जैसे हो गया 2, 1 और 2 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। 5, 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 7, 1 और 7 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 11, 1 और 11 के अलावा अन्य किसी से भी नहीं कटेगा। एक प्रश्न पूछा जाता है, संख्या 1 को क्या कहोगे? 1 को कहोगे न तो भाज्य है न अभाज्य, न भाज्य है न अभाज्य है। 1 न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 1 नहीं, क्योंकि 1 न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और एक प्रश्न बनता है कि वह कौन सी अभाज्य संख्या है जो कि सम है? तो 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या जो कि सम है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। इस बात को ध्यान रखना, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 और एकमात्र अभाज्य संख्या जो कि सम है वो है 2। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स। आइए समझते हैं को प्राइम नंबर्स क्या है। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, गुणनखंड सिर्फ एक हो। आइए समझते हैं हम क्या कह रहे हैं। जैसे हमने लिया 2 और 3, 2 का गुणनखंड करें, 2 किससे किससे कटेगा? 1 से और 2 से। 3 किससे किससे कटेगा? 1 से और 3 से। इसमें सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है? 1। इसलिए 2 और 3 को हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या। कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए, जैसे हमने लिया 14, 15। अब हम देखेंगे 14 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा और 14 से कटेगा। 15 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से भी कटेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 1, और कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो, उन्हीं को कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। और आपसे विनम्र निवेदन है कि यूपी पुलिस की बैच स्टार्ट है। 1 महीने का टारगेट रखा गया है, सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। आप लोग का पूरा साथ और समर्थन चाहिए और हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि आपकी संघर्ष से आपकी सफलता तक हम आपका पूरा साथ दें। धन्यवाद दोस्तों।